सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 5 है यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। इस एग्जामिनेशन को मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। ये जो कोर्स है आप चाहे तो 7 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। यहाँ पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। उसके साथ साथ कई तरह का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको अटेंड करके आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन में क्लिक करके इस चैनल के प्रीमियम बेनिफिट एक्सेस ले सकते हैं और उसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड जब करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। आप तो जानते ही हैं ये जो कोर्स है इसको NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑफर करती है। इस कोर्स की अपनी सिलेबस है और जैसे कि मैंने कहा इस कोर्स रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा उसका हर एक चैप्टर को मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। उसके लिए एक एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 यानी लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसके बारे में बताऊंगा और इस चैप्टर की वेटेज है 4 यानी NISM की एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन मिल सकती है। सबसे पहले इस चैप्टर की एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। एजेंडा में सबसे पहले रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी भारत में म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में पूरे जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड की जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में जानकारी दूंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी इन शॉर्ट जिसको हम लोग AMC कहते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी होती है उस चीज के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रोल क्या है, उसकी सपोर्ट फंक्शन क्या है, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और इस चैप्टर की आखिर में मैं आपको बताऊंगा एमफी का रोल क्या है और एमफी का फंक्शन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा के हिसाब से सबसे पहला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी भारत में म्यूचुअल फंड की स्ट्रक्चर कैसी है। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब है लीगल स्ट्रक्चर और इस तरह की स्ट्रक्चर जो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा कौन रखते हैं, इन्वेस्टर रखते हैं। तो इन्वेस्टर आशा करते हैं कि वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पैसा पूरी की तरह सेफ रहे, तो अपना उसका इंटरेस्ट है। तो इसीलिए इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लीगल स्ट्रक्चर बनाती है और ये जो लीगल स्ट्रक्चर है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के आधार पे बनी है। तो म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए वो सारे के सारे डिटेल्स सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अंदर लिखी गई है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का क्लियर डेफिनेशन भी दी गई है। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का क्लियर डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ट्रस्ट के रूप में इसको बनाया जाता है और इसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांटे जाते हैं और उसको पब्लिक को या फिर सेक्शन ऑफ पब्लिक को इसको बेची जाती है यानी यूनिट के रूप में उसको बेची जाती है। उसके लिए एक स्कीम बना सकते हैं, कई सारे स्कीम बना सकते हैं और पब्लिक से जो पैसा मिलेगी उस पैसे को किसी सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, गोल्ड या फिर गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, सिल्वर या फिर सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, रियल एस्टेट एसेट में या फिर उसी तरह का जो एसेट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है सेबी के जो स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पे समय समय पर निवेश की जाती है। तो सिंपल सी बात है म्यूचुअल फंड में फंड को रेज करने के लिए पब्लिक को या फिर सेक्शन ऑफ पब्लिक को यूनिट्स के रूप में उसको बेची जाती है। उसके लिए अलग अलग स्कीम बनाई जाती है और जो भी पैसा कलेक्ट होती है उस पैसे को मनी मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में सेबी की स्पेसिफिकेशन के आधार पे समय समय पर निवेश की जाती है। अब ये काम कौन करेगा, उसके लिए एक AMC होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के आधार पे म्यूचुअल फंड का जो की फीचर्स है उसके ऊपर एक झलक डालते हैं। देखिए इस रेगुलेशन के आधार पे म्यूचुअल फंड का क्लियर डेफिनेशन दी गई है और उसी डेफिनेशन में सारे के सारे फीचर्स लिखी गई है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश की जाती है और यहाँ पर पब्लिक को या फिर सेक्शन ऑफ पब्लिक को यूनिट्स बेचकर फंड को जुगाड़ की जाती है और इसके लिए एक या फिर एक से ज्यादा स्कीम बनाकर यूनिट्स को बेची जाती है। अब बेचने के बाद जो भी पैसा मिलती है, जो भी फंड बनती है उस फंड को अलग अलग जगह पे निवेश की जाती है जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड या फिर गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सिल्वर या फिर सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर रियल एस्टेट एसेट में पैसा निवेश की जाती है। तो आशा करता हूँ म्यूचुअल फंड का जो की फीचर्स है वो आपको समझ में आया और इसका लीगल स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया। अब मैं आपको एजेंडा का जो दूसरी टॉपिक है म्यूचुअल फंड का जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए थोड़ी देर पहले ही मैं म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर के बारे में बताया,
जहां पर मैं आपको एएमसी के बारे में बताया। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कोई भी अगर म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए एएमसी सेटअप करना बहुत ही जरूरी है। और जो भी म्यूचुअल फंड का काम होगा वो सारे के सारे काम सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के आधार पे ही होगी। यहाँ पर और भी कई तरह का कंस्टिट्यूएंट्स होती है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो 4 इंपॉर्टेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है स्पॉन्सर, दूसरी ट्रस्टी, तीसरी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और चौथी यानी आखिरी कस्टोडियंस। तो इन 4 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में एक एक लाइन बात कर लेते हैं, बाद में जाके इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पॉन्सर क्या है। देखिए, स्पॉन्सर ऐसा कोई पर्सन है जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने पैसे जुगाड़ करना है, कौन सी फंड बनाना है, इसके बारे में जो सोचते हैं उसी को हम लोग स्पॉन्सर कहते हैं। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड की फाउंडर एंटिटी होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रस्टी के बारे में। ट्रस्टी भी ऐसा एक पर्सन है जो यूनिट होल्डर यानी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं उसकी बेनिफिट के लिए फंड की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं। यानी म्यूचुअल फंड का जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करके रखने का जिम्मेदारी ट्रस्टी की होती है। अब बात करेंगे एएमसी के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचकर पैसा आती है, फंड बनती है, और जैसे कि मैंने कहा उस फंड को मार्केट में निवेश की जाती है। अब ये काम कौन करेगा? तो एएमसी ऐसा एक एंटिटी है जो इन्वेस्टर का जो पैसा है उसको मैनेज करने की काम करती है। यानी कहां पर निवेश होगा, कैसे निवेश होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जाएगा, कितना खर्चा होगा, कितना चार्जेस होगा, वो सारे काम एएमसी करती है। और आखिर में बात करूंगा कस्टोडियन के बारे में। देखिए, कस्टोडियन ऐसा एक एंटिटी है जो इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटीज को सेफ रखती है ताकि किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टर के साथ चीट ना हो जाए। थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने कहा हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पॉन्सर के बारे में। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड की फाउंडर एंटिटी होती है। स्पॉन्सर कोई भी बन सकती है, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एंटिटी या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी स्पॉन्सर बन सकते हैं। तो स्पॉन्सर का रोल क्या होती है, तो चलिए बात करते हैं। म्यूचुअल फंड को इनिशिएट करने के लिए सेबी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो सेबी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है स्पॉन्सर। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो भी स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद ट्रस्टी का अपॉइंट भी करती है और बाद में एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी अपॉइंटमेंट होती है। तो सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एंटिटी या फिर कॉर्पोरेट बॉडी कोई भी स्पॉन्सर बन सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर बनने के लिए कुछ तो एलिजिबल क्राइटेरिया होगा। वो क्या है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्पॉन्सर वही बन सकते हैं जो कम से कम लास्ट 5 इयर्स फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड बिजनेस में है, ऐसा एंटिटी स्पॉन्सर बन सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लास्ट 5 साल उसकी जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ पॉजिटिव रहना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबल क्राइटेरिया है, एक स्पॉन्सर जितना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में प्रोपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देती है उससे ज्यादा उसके पास लिक्विड नेटवर्थ होना चाहिए। यानी लिक्विड नेटवर्थ शुड बी ग्रेटर देन प्रोपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चौथी इंपॉर्टेंट एलिजिबल क्राइटेरिया है, प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स ये सब माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बनती है लास्ट 5 साल का नेट प्रॉफिट वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स माइनस करने के बाद एवरेज नेट एनुअल प्रॉफिट लास्ट 5 साल का कम से कम 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। और आखिरी इंपॉर्टेंट एलिजिबल क्राइटेरिया है, स्पॉन्सर एक फिट होना चाहिए, एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए ताकि उसका रिलेटेड जो काम है वो आसानी से देखभाल कर पाए। आशा करता हूँ स्पॉन्सर क्या है, उसका रोल क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको समझ में आया। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताऊंगा जो है ट्रस्टी। तो चलिए ट्रस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ट्रस्टी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। म्यूचुअल फंड में पैसा कौन निवेश करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं, और उसके बदले में उसको यूनिट्स मिलती और कुछ नहीं मिलती। तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, वो ट्रस्टी करती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रस्टी होल्ड करके रखती है ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे सके। तो ट्रस्टी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ा जो प्राइमरी रोल है एएमसी का काम काज को देखना। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या काम करती है, किस तरह करती है, प्रॉपर काम कर रही कि नहीं, सेबी के जो रेगुलेशन वो फॉलो कर रही कि नहीं, ट्रस्ट डीड फॉलो कर रही कि नहीं, ये सारे काम ट्रस्टी देखती है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड जो स्कीम है उसको ट्रस्ट डीड के अनुसार, सेबी रेगुलेशन के अनुसार उसको मैनेज किया जा रहा है कि नहीं, मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, वो भी ट्रस्टी चेक करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्टी डेली बेसिस में डे टू डे काम चेक करती है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्टी एक वॉच डॉग की तरह काम करती है और इसी तरह इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो होती है उसको सेफगार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि इन्वेस्टर निश्चिंत रहे। तो एक ट्रस्टी का जो इंपॉर्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, मैं आपको ट्रस्टीज का जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा, देखिए म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, इसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना, उसको प्रॉपर अप्रूवल देना, ये सारे काम ट्रस्टी की होती है। सिर्फ ये नहीं, एएमसी के पास एडुकेट सिस्टम है कि नहीं, उसके पास रिसोर्स है कि नहीं, एएमसी के पास प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सनल है कि नहीं, ये सारी चीज का भी इंश्योरिंग करना ट्रस्टी की काम होती है। अगर कभी भी अगर एएमसी ट्रस्ट डीड और सेबी रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करे तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएट बेसिस में जो रेमेडियल एक्शन की जरूरत पड़ती है वो ट्रस्टी तुरंत उसको एक्शन लेती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर मैं बताऊंगा, जब नैप कैलकुलेट होती है यानी नेट एसेट वैल्यू, अब जानते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स की जो करंट मार्केट वैल्यू जिसको हम लोग नैप कहते हैं यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही कि नहीं, कैलकुलेशन करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया जा रहा है कि नहीं, और इसमें सेबी का जो रेगुलेशन है उसको प्रॉपर मेंटेन करके किया जा रहा है कि नहीं, वो सारे काम की इंश्योरिंग ट्रस्टी करती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रस्टी कौन बन सकती है? सेबी रेगुलेशन के अनुसार कोई भी ट्रस्टी बन सकती है जिसके पास एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग हो। अगर कोई आदमी मोरल टर्पिट्यूड में अगर गिल्टी पाया जाता है उसको हम लोग ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आदमी सिक्योरिटीज लॉ में अगर उसको इकोनॉमिक ऑफेंस कन्विक्ट किया जाता है या फिर वायलेशन कन्विक्ट किया जाता है तो उसको भी हम लोग कभी ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। एएमसी का किसी भी तरह की कोई एम्प्लॉय, ऑफिसर या फिर कोई डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी को भी एज ए ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी दूसरी किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड में अगर ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं उसको भी हम लोग ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। कभी भी अगर कोई ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है उससे पहले सेबी का भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इन शॉर्ट हम लोग एएमसी कहते हैं। तो एएमसी क्या होती है, किस तरह काम करती है, इसका रोल क्या है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला ट्रस्टी एएमसी को अपॉइंट करती है, उसके लिए एक एग्रीमेंट होती है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, इन शॉर्ट आईएमए इसको बोला जाता है। तो आईएमए के थ्रू ट्रस्टी एएमसी को अपॉइंट करती है। एएमसी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एएमसी का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूचुअल फंड का जो फंड है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। इसी तरह म्यूचुअल फंड कार की एक अच्छा ड्राइवर बनती है एएमसी, और म्यूचुअल फंड का जो डे टू डे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पर निवेश करें, किस तरह निवेश करें, ये सारे डिसीजन एएमसी लेती है। तो एएमसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड का जो फंड है उसको कहां पे निवेश किया जाए, किस तरह निवेश किया जाए, एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर काम करती है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, ये सारे म्यूचुअल फंड को फ्लोट और मैनेज करने का काम भी एएमसी करती है। और इसी तरह काम करके म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल होती है ताकि कस्टमर यानी इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो सवाल है, एएमसी जब बनती है सेबी के रेगुलेशन में क्या क्या कहा गया है? एएमसी का डायरेक्टर कौन बन सकती है, किस तरह बन सकती है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, एएमसी का डायरेक्टर वही बन सकती है जिसके पास फिनांस या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड मार्केट का एडुकेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अगर किसी आदमी को मोरल टर्पिट्यूड में गिल्टी कहा गया है या फिर सिक्योरिटीज लॉ के हिसाब से इकोनॉमिक ऑफेंस या फिर वायलेशन में कन्विक्ट किया गया है तो इस तरह के लोगों को डायरेक्टर के हिसाब से एएमसी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी दूसरी किसी एएमसी में काम कर रहा है या फिर म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है, इस तरह के लोगों को भी एएमसी का की पर्सनल के रूप में कभी भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर किसी को सेबी उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, इस तरह की कंपनीज के की पर्सनल को भी एएमसी में अपॉइंट नहीं की जा सकती। अब बात करेंगे एएमसी का फंक्शन क्या होती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, यानी इन्वेस्टर जो पैसा निवेश करती है उसको कहां पर निवेश किया जाएगा, कौन सी सिक्योरिटीज को बाय किया जाएगा, कौन सी सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा, किस तरह बिल्ड होगा, किस तरह मैनेज होगा, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होगा, वो सारे डिसीजन एएमसी की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना। देखिए, इसका एक इन हाउस रिसर्च टीम होती है जो मार्केट को एनालिसिस करती है, सेक्टर्स को एनालिसिस करती है, कंपनी को एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन होती है उस डिसीजन को ली जाती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिस्क मैनेजमेंट करना। देखिए मार्केट है तो कहीं ना कहीं रिस्क है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे करती है, इसीलिए इस तरह की रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर्स करना और रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए उसका भी डिसीजन लेना। और नेक्स्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ऑपरेशनल फंक्शन है, यानी म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जैसे कि मार्केटिंग करना, यूनिट्स को बेचना, बेचने के बाद यूनिट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडओवर करना, इन्वेस्टर को प्रॉपर सर्विस देना और रेगुलेटरी रिलेटेड जो भी कंप्लेंस रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ये सारे के सारे एएमसी का काम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कस्टोडियन। तो कस्टोडियन क्या है, इसका रोल्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कस्टोडियन क्या होती है और किस तरह काम करती है। देखिए जैसे कि मैंने कहा म्यूचुअल फंड का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है, तो कस्टोडियन भी ऐसा ही है। तो म्यूचुअल फंड का जो एसेट होती है उसको कस्टोडियन अपने कस्टडी में रख यानी होल्ड करके रखती है। तो इसके लिए सारे के सारे कस्टोडियन सेबी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन होती है सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996 के आधार पर। थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने कहा एएमसी को ट्रस्टी अपॉइंट करती है, और उसके लिए एएमसी के साथ ट्रस्टी का एक एग्रीमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं आईएमए। ठीक उसी तरह कस्टोडियन को भी ट्रस्टी अपॉइंट करती है। यहाँ पर भी ट्रस्टी के साथ कस्टोडियन का एक एग्रीमेंट होती है जिसको हम लोग कस्टोडियल एग्रीमेंट कहते हैं। अब देखते हैं कस्टोडियन का रोल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूचुअल फंड का जो एसेट है यानी सिक्योरिटीज है, चाहे वो डिमेटेरियलाइज हो या फिर फिजिकल फॉर्म में हो, वो सारे सिक्योरिटीज एसेट को कस्टोडियन अपने कस्टडी में रखती है, यानी होल्ड करके रखती है अपने पास। जब ट्रेड्स की सेटलमेंट होती है उसको हैंडल करती है। सिक्योरिटीज से जब इनकम आती है, मान लीजिए शेयर्स खरीद के रखा गया है उसका डिविडेंड मिल रही है, या फिर बॉन्ड्स खरीद के रखा गया है उसका इंटरेस्ट आ रही है, ये सारे इनकम को कलेक्ट करती है। और उसके साथ साथ अगर कहीं पर भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, मान लीजिए कोई स्टॉक खरीद के रखा गया है उसका कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, बोनस दिया जा रहा है, डिविडेंड दिया जा रहा है, या फिर कुछ भी दिया जा रहा है, उस सारे कॉर्पोरेट एक्शन को प्रॉपर प्रोसेस की जाती है, और ये सारे के सारे काम कस्टोडियन देखती है। तो आप समझ सकते हैं कस्टोडियन का सिग्निफिकेशन कितनी ज्यादा है, कितनी इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड की लीगल स्ट्रक्चर में। तो इसी तरह एक एएमसी और कस्टोडियन दो क्लियर सेपरेट एंटिटी बनती है। एएमसी ऐसा एक एंटिटी है जो एसेट को मैनेज करती है, कौन सी चीज बाई किया जाएगा, कौन सी चीज सेल किया जाएगा, किस तरह बाई होगी, किस तरह सेल होगी, यानी पूरे एसेट को मैनेज करने का काम एएमसी करती है। लेकिन कस्टोडियन का काम ऐसा नहीं है। कस्टोडियन का मेन काम है जो भी एसेट को खरीदा जाएगा उसको अपने पास अपने कस्टडी में रखना, यानी होल्ड करके रखना। इसी तरह म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर है उसको एक डबल लेयर सिक्योरिटी मिल जाती है, और इसी तरह उसका पैसा सेफ भी रहती है। कोई भी एएमसी अगर म्यूचुअल फंड का पैसा अगर गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर और किसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि सिल्वर, तो ऐसे केसेस में एक स्पेशलाइज कस्टोडियन को अपॉइंट करना पड़ता है। यानी अगर गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहता है, गोल्ड को समझता है, ऐसा कोई कस्टोडियन को अपॉइंट करना पड़ता है। अगर कोई सिल्वर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सिल्वर मार्केट को समझते हैं, ऐसा कोई कस्टोडियन को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी स्पेशलाइज कस्टोडियन को अपॉइंट करना पड़ता है। अब मैं आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो उसका एक डायग्राम है, आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड कंपनी का पहला जो थिंकिंग वो स्पॉन्सर द्वारा होती है, और स्पॉन्सर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है, और ट्रस्टी एक एग्रीमेंट के माध्यम से यानी आईएमए के थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी अलग अलग वर्टिकल होती है, जैसे कि कंप्लायंस, फंड मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग और कुछ अदर्स फंक्शन भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्लायंस टीम के बारे में। देखिए कंप्लायंस जो ऐसा एक वर्टिकल है जहाँ पर एक कंप्लायंस ऑफिसर होती है जिसका मेन रोल होता है कि लीगल जो कंप्लायंस है उसको ठीक तरह फॉलो हो रही कि नहीं उसको इंश्योर करना। देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी कई तरह का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, जैसे कि सेबी का रेगुलेशन, इंटरनल पॉलिसीज या फिर स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी चीज फॉलो हो रही कि नहीं, मेंटेन हो रही कि नहीं। तो ये इस डिपार्टमेंट की एक इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल है वो है कि फंड मैनेजमेंट। आप तो जानते ही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो पैसा निवेश करते हैं वो फंड में आती है और उसको सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश किया जाता है। कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन सी स्कीम के थ्रू निवेश किया जाएगा, उस स्कीम की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या वो इफेक्टिवली मैनेज हो रही कि नहीं, कौन सी चीज को बाई करनी है, कौन सी चीज को सेल करनी है, कितने दिन के लिए होल्ड करना है, ये सारे के सारे काम फंड मैनेजमेंट टीम देखती है। इसका भी 3 अलग अलग टीम होती है, जैसे कि एनालिसिस टीम, फंड मैनेजर टीम और एक डीलर टीम। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा
ऑपरेशनल एंड कस्टमर सर्विस टीम। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई कस्टमर को अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है, वो कहाँ पर जाएगा? कस्टमर सर्विस टीम से बात करेगा। इसीलिए एक फ्रंट ऑफिस टीम होना चाहिए जो कस्टमर आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बात कर सकता है। तो किसी भी तरह की अगर कस्टमर का कोई क्वेरीज है, उसको रिजॉल्व करना कस्टमर सर्विस टीम की मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका भी 3 इंपॉर्टेंट वर्टिकल होती है। एक होता है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी, जिसको हम लोग आरटीए कहते हैं, और एक होता है कस्टडी, जो म्यूचुअल फंड की एसेट को अपने कस्टडी में रखते हैं, फंड अकाउंटिंग एंड कैश मैनेजमेंट, और चौथी इंपॉर्टेंट जो टीम है रिस्क मैनेजमेंट की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल है वो सेल्स एंड मार्केटिंग। नाम से ही आपको पता चलता है इसका काम क्या है। इसका मेन काम है म्यूचुअल फंड का सेल करना और उसका मार्केटिंग करना। देखिए कस्टमर्स के पास कैसे पहुंचे, उसके लिए मास मीडिया कम्युनिकेशन करना, मार्केटिंग कैंपेन करना, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सेटअप करना, ये सारे काम इस टीम की होती है। उसके बाद अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ब्रांडिंग सेटअप करना, एडवर्टाइजमेंट करना, अलग अलग इवेंट्स को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रॉपर मैनेज करना, ये सारे काम इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन करे, उसको कैसे काम में इंगेज रखे, इन्वॉल्व रखे, ये सारे काम भी इसी वर्टिकल की होती है। और लास्ट जो वर्टिकल है जो अदर फंक्शन के साथ जुड़े रहते हैं, इसका भी 3 अलग अलग टीम है। जैसे कि फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम होती है, एक टीम देखती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलेटेड जो एचआर रिलेटेड काम होती है और एक टीम देखती है। और एक टेक्नोलॉजी यानी आईटी रिलेटेड एक टीम होती है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एएमसी का। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका रोल क्या है और वो किस तरह म्यूचुअल फंड में सपोर्ट देती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड में 4 इंपॉर्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूशंस होती है। जैसे कि मैंने कहा कि स्पॉन्सर, उसके बाद ट्रस्टी, उसके बाद एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और कस्टोडियन। ये 4 इंपॉर्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन यही 4 कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या सारे काम हो जाती है म्यूचुअल फंड की? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन चारों का काम अलावा और भी कई तरह का काम होती है। अब ये काम कौन करेगा? उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। तो सपोर्ट प्रोवाइडर क्रिटिकल सपोर्ट रोल निभाती है ताकि म्यूचुअल फंड का काम आसान हो, स्मूथ हो, प्रॉपर मेंटेन हो। तो देखते हैं सपोर्ट प्रोवाइडर कौन कौन है और किस तरह सपोर्ट करती है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट प्रोवाइडर है वो है फंड अकाउंटेंट। देखिए फंड अकाउंटेंट का काम एक एएमसी खुद कर सकती है। वो अपना इन हाउस टीम बना सकती है और उसको फंड अकाउंटेंट रिलेटेड जो भी काम है उससे करवा सकती है। लेकिन ज्यादातर अब एएमसी सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट करती है, यानी फंड अकाउंटेंट को अलग से अपॉइंट करती है। इसका जो मेन काम है नैब को कैलकुलेट करना, ये प्राइमरी रोल है। तो फंड अकाउंटेंट बेसिकली म्यूचुअल फंड की जो एसेट है और लाइबिलिटीज है, तो स्कीम का सारे एसेट और लाइबिलिटीज को चेक करती है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके ऊपर बेस करके नैब को कैलकुलेट करके देती है। तो इस तरह का जो फंड अकाउंटेंट है, इस तरह की काम करने के लिए सेबी से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर है आरटीए, जिसको हम लोग रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट कहते हैं। नाम से ही पता चलता है इसका मेन काम है रजिस्ट्रेशन करना और उसके साथ साथ ट्रांसफर करना, यानी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना। मतलब इन्वेस्टर रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड परचेज किया यानी यूनिट्स परचेज किया, या फिर यूनिट्स को रिडीम किया, या फिर यूनिट्स को स्विच करवाया एक फंड से दूसरे फंड में, या फिर एसआईपी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, ये सारे के सारे काम आरटीए देखती है। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर का डेटाबेस ये अपडेट करती है, मेंटेन करती है, यानी किसके पास कितने यूनिट्स है और उसका कोई भी चेंजेस हो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना और उसको अपडेट करना, ये बेसिकली आरटीए का काम है। ये अलावा आरटीए अकाउंट स्टेटमेंट इशू करती है, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी कैश को भी इशू करती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखती है। इन्वेस्टर का कोई भी अगर सर्विस रिक्वेस्ट आती है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करती है, जैसे कि एड्रेस चेंज करना, बैंक अकाउंट का मैंडेट्स चेंज करना, नॉमिनी डिटेल्स चेंज करना, ये सारे के सारे काम आरटीए करती है। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर है ऑडिटर। ये भी एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। ऑडिट के पर्पस में इसको अपॉइंटमेंट की जाती है। इस तरह के ऑडिटर्स म्यूचुअल फंड स्कीम का और उसके साथ साथ एएमसी का भी अकाउंट्स का ऑडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह ऑडिटर्स म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसका ऑपरेशन और फाइनेंशियल हेल्थ का एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटर की भी बहुत ही अहम रोल होती है। देखिए म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ क्लाइंट का यानी इन्वेस्टर का कम्युनिकेशन बनाती है। तो एएमसी अपना स्कीम को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचती है और एक इन्वेस्टर या फिर क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो एक एएमसी या फिर एक से ज्यादा एएमसी के साथ काम कर सकते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, बैंक्स डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने के लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली एनआईएसएम सीरीज 5 है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ यही सर्टिफिकेशन पाना है। अगर ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलती है और उसके साथ साथ एमफी में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कलेक्टिंग बैंकर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में। सबसे पहले कलेक्टिंग बैंकर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, कलेक्टिंग बैंकर्स का भी अपॉइंटमेंट एएमसी करती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो फंड कलेक्ट होती है उस फंड को किसी ना किसी बैंक अकाउंट में रखा जाता है। अब ये बैंक अकाउंट कलेक्शन बैंकर मेंटेन करती है। आज के दिन में कई तरह का पेमेंट एग्रीगेटर्स भी है, जैसे कि पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स, डिजिटल वॉलेट्स, पेमेंट बैंक्स। इस तरह की जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है ये कस्टमर को आसानी से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा केआरए के बारे में। केआरए यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के बारे में। सेबी ने 2011 में रेगुलेशन बनाई है और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक केआरए कस्टमर का सारे डिटेल्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी रिलेटेड, एड्रेस रिलेटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करती है और एक लेटर के माध्यम से एक नंबर असाइन करती है। इस तरह की लेटर की एक कॉपी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के साथ शेयर कर सकते हैं जहां पे इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वैल्यूएशन एजेंसी के बारे में। देखिए, मार्केट में ऐसा भी बहुत सारे सिक्योरिटीज होती है, स्पेशली डेब्ट सिक्योरिटी के बारे में बोल रहा हूँ, जो मार्केट में ट्रेड नहीं होती या फिर बहुत ही कम ट्रेड होती है। तो इस तरह का डेब्ट सिक्योरिटीज का फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसका सेबी का एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह की केसेस में कम से कम 2 वैल्यूएशन एजेंसी यहाँ पर होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर वैल्यूएशन मैट्रिक्स मिले। और एएमसी इस तरह की प्रॉपर वैल्यूएशन मैट्रिक्स को यूज करके इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू निर्धारित करे। जैसे एमपी ने क्रिसिल लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड इस पर्पस के लिए अपॉइंटमेंट करके रखा है। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, बेसिकली जो डेब्ट सिक्योरिटीज होती है उसका एक क्रेडिट रेटिंग होती है और इस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है। जब फंड मैनेजर किसी भी तरह की डेब्ट सिक्योरिटीज में पैसा निवेश करते हैं, इस तरह की क्रेडिट रेटिंग को चेक करते हैं और उसके ऊपर बेस करके डिसीजन लेते हैं इसमें पैसा निवेश करें या ना करें, या फिर कितने अमाउंट निवेश करें, वो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ यही नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड जो स्कीम है उसके लिए क्रेडिट रेटिंग चाहिए और इस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अनुसार हर एक म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर और रिस्क मैट्रिक्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसमें पता चलता है कि उस रिलेटेड स्कीम में कितने रिस्क एसोसिएटेड है, क्या वो हाई रिस्क है या फिर लो रिस्क में है। अब मैं आपको नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर यानी डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, डिपॉजिटरी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती है और जहां पर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को डीमैटेरियलाइज यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जा सकता है। ये इन्वेस्टर की चॉइस है जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को डीमैटेरियलाइज करके डीमैट में रखे या फिर बिना डीमैट में उसको यूज करे। अगर डीमैट के अकाउंट के अंदर अगर रखना है तो डिपॉजिटरी के पास अकाउंट ओपन करना पड़ेगा यानी डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कहीं पर भी डीमैट अकाउंट ओपन किया जा सकता है और यह बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में है। और जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को डीमैटेरियलाइज के रूप में नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे केसेस में वो अपना यूनिट्स को अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज के बारे में और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहता है, ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भी कर सकते हैं। स्पेशली जो क्लोज एंडेड फंड होती है और ईटीएफ होती है, ये कंपल्सरीली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना ही पड़ेगा, तभी इसको बेचा जा सकता है। और अगर किसी को ओपन एंडेड फंड खरीदना है, ऐसे केसेस में भी एक स्पेशल सेगमेंट होती है स्टॉक एक्सचेंज का जहां पर इसको बाय सेल किया जा सकता है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस स्पेशल सेगमेंट का नाम है बीएससी स्टार एमएफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस स्पेशल सेगमेंट का नाम है एनएससी म्यूचुअल फंड 2, इन शॉर्ट एनएफएम 2 कह सकते हैं। आज के दिन में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एमएफ यूटिलिटीज इंडिया एक दूसरी ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बाय सेल किया जा सकता है। एमएफ यूटिलिटी इंडिया एक्चुअली एमफी के अंडर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको इनिशिएट की गई है। इस प्लेटफॉर्म में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एग्रीगेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की अनुमति मिलती है। अब मैं आखिरी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताऊंगा जो है एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, इन शॉर्ट इसको ईओपी कहते हैं। ईओपी ऐसा एक फैसिलिटी है जहां पर म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान्स में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है।
तो किसी भी तरह की डिजिटल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन करना, रिडेम्पशन करना, स्कीम को स्विच करना, तो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का जो डायरेक्ट प्लान है इसमें किया जा सकता है। इस तरह की प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, जहां पर उसकी अपने एडवाइजरी और ब्रोकिंग क्लाइंट ईओपी फ्रेमवर्क के अंडर कवर नहीं होती। अब मैं आपको एजेंडा के हिसाब से जो आखिरी टॉपिक है, एमफी का रोल क्या है और एमफी की फंक्शन क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एमफी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एमफी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी 22 अगस्त 1995 को। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके साथ ये एसोसिएशन रहती है। इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, जो कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम करना चाहते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करवाना और उसको एक एआरएन प्रोवाइड करना। एआरएन का फुल फॉर्म है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसकी एलोकेशन एमफी करती है। आपको पता है, अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम करना चाहते हैं उसके लिए एआरएन नंबर मैंडेटरी होती है। एआरएन बिना कोई म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम नहीं कर सकते। आप देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो कोई काम करते हैं उसका सारे ऑपरेशन रिलेटेड काम क्या वो प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है या फिर एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करके हो रहा है, इसको डिफाइन करना और मेंटेन करना एमफी का काम होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ताकि प्रॉपर बिजनेस प्रैक्टिसेस हो, कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रॉपरली फॉलो हो सारे मेंबर्स के द्वारा, और जो भी एक्टिविटीज म्यूचुअल फंड रिलेटेड होती है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड जो एजेंसीज होती है वो भी सारी चीज प्रॉपर कनेक्ट हो, इन्वॉल्व हो, ताकि इस कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का प्रॉपर सारे चीजें मेंटेन हो। इसकी रिकमेंड करना और प्रोमोट करने का काम भी एमफी करती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, एमफी सेबी के साथ इंटरेक्ट करती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कोई भी मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, वो सारे चीज सेबी को रिप्रेजेंट करती है। एमपी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कोई अगर बॉडीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जुड़े रहते हैं सबको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, नेशन वाइड इन्वेस्टर का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो अंडरटेक करती है, ताकि म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड का काम करने का जो स्टाइल है, इन सारे चीज के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, उसको प्रमोट करने का जिम्मेदारी एमपी की होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई तरह का स्टडीज होती है, रिसर्च होती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन सारे इंफॉर्मेशन को एमपी डिसेमिनेट करती है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी के बारे में बताऊंगा एमपी की, जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है यानी डिसिप्लिनरी एक्शन, कब उसका लाइसेंस यानी एआरएन कैंसिल हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की कौन सी वायलेशन की वजह से, इन सारे चीज को एमपी रेगुलेट करती है। और आखिर में मैं बताऊंगा, इन्वेस्टर का यानी यूनिट होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम एमपी करती है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहे तो लाइक कर सकते, आप अपने दोस्त को भी शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज के बारे में जरा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिखिए। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।